Hi guys. Hello. Hello, welcome to our live. Hello guys. Hello Khwahish. Hello everyone. Hi. Okay. Hi guys. So welcome to our Instagram live. Welcome to Blue Rose Publishers. मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ लाइव शुरू करने से पहले कि हम क्यों आए हैं यहाँ. आज हम बेसिकली एक ऑथर इंटरव्यू के लिए आए हैं विद धर्मेंद्र सिंह जी, जिन्होंने एक नई किताब लिखी है अपनी जीवन रागिनी. तो हम उनको जानने पहचानने, थोड़ी सी उनसे बातचीत करने, थोड़ी सी उनके बुक के बारे में जानने आप लोगों तक पहुंचाने आए हैं. तो जब तक ऑथर आ रहे हैं हम थोड़ा सा उनका वेट करेंगे. आई एम गुड, थैंक यू सो मच. हेलो. हाँ, तो जब तक ऑथर हमें ज्वाइन करते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये जो लाइव करते हैं हम बेसिकली, इसका मकसद ये होता है कि आप लोग ऑथर्स को जान पाए. थोड़ा सा क्या स्टोरी रही है उनकी. जब एक इंसान एक किताब लिखता है तो उसके पीछे क्या कहानी रहती है, थोड़ा सा वो जान पाए. एंड if any of you guys want to be an author, if you guys want to get your work published, you can just call us at 8882-898-898, or you can visit our website, which is bluerose1.com. So get your new book published with us, and we're just waiting for the author to join us. So someone is asking me, ma'am, from which age can we be an author? You can be an author at any age. And we have the author with us right here. Hello sir. Hello धर्मेंद्र जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. आप कैसे हैं वंशिका जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ धर्मेंद्र जी. तो मैं अभी इन लोगों को यही बता रही थी कि हम ये लोग लाइव क्यों करते हैं ऑडियंस को. तो हम बेसिकली चाहते हैं कि हम आपको दुनिया तक पहुंचा पाए, लोग आपके बारे में जान पाए, आपकी किताब के बारे में जितना हो सके उतना जान पाए. तो कैसे है सर? सबसे पहले आप. मैं ठीक हूँ. ठीक है हेलो. सर. जी सर. तो अब शुरू करते हैं हम अपने इंस्टाग्राम लाइव के साथ. जी. ठीक है धर्मेंद्र जी, आपकी किताब का नाम है जीवन रागिनी. जी. तो क्या मतलब है इस नाम का? जीवन रागिनी का क्या मतलब होता है? जीवन रागिनी, अगर हम लिटरेचर के हिसाब से देखें तो राग राग के बारे में आपने सुना होगा. राग मल्हार है, राग भैरवी है, राग दीपक है, बहुत से राग है. तो राग की पत्नी है रागिनी. और रागिनी का अगर मैं बात कहूं तो रागिनी एक संगीत, एक प्रेम और एक आकर्षक आवाज जो कि आपको जीवन को अंदर तक सुकून से भर दे, शांति से भर दे और हमेशा आपको प्रेरित करते रहे अच्छे कामों के लिए और डेडिकेशन से अपने कामों को करने के लिए. तो ये मेरे लिए जीवन रागिनी का अर्थ है. जी. और किस बारे में आपकी किताब धर्मेंद्र जी? जी, बेसिकली मेरी किताब में आपको प्रेम मिलेगा, प्रतीक्षा मिलेगी, ग्रेटिट्यूड मिलेगा, डेडिकेशन मिलेगा, आपको नेचर मिलेगा, उसमें स्पिरिचुअलिज्म मिलेगा, उसमें आपको मिस्ट्री का भी टच मिलेगा. और चूंकि मैं पहाड़ से हूँ तो मैं रोम करता रहता हूँ, पहाड़ों में घूमता रहता हूँ. तो इसमें जो है एक रोमांच जो है, एक अनिश्चितता जो है वो हमेशा बनी रहती है. और साथ ही क्योंकि मैं अपनी मदर से बहुत प्रभावित हूँ
और इस समय वो मेरे मेरे हमारे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत भावपूर्ण स्मरण कर रहा हूँ। तो स्त्री गरिमा और उन्होंने जो अनगिनत त्याग किए हैं वो मेरे हृदय की गहराइयों में छुपे हुए हैं। और घुमक्कड़ी जो कि मेरा शौक है, वो भी जो है आपको जीवन रागिनी में जरूर लगातार देखने को मिलेगा। हर पोयम के अंदर आपको घुमक्कड़ी दिखाई देगी। बहुत खूबसूरत। मैं आप सब लोगों को एक चीज बता दूं धर्मेंद्र जी के बारे में, वो पहाड़ों से हैं, उनको नेचर और स्पिरिचुअलिटी से बहुत प्रेम है। तो धर्मेंद्र जी, आपने हमें बताया था कि आप उत्तराखंड से हैं, देवभूमि उत्तराखंड से, लेकिन आप शहरों में भी खूब रहे हैं, तो आपको कहाँ की लाइफ ज्यादा पसंद आई? कहाँ आपको रहने में ज्यादा मजा आया, पहाड़ों में या शहरों की जिंदगी में? ऑब्वियसली मैम, मेरे को पहाड़ बहुत पसंद है। मुझे पहाड़ों में घूमना, पहाड़ों में रहना, पहाड़ों में ठहरना बहुत पसंद है। एक मन का एक गहरा सुकून होता है, प्रकृति होती है आपके चारों ओर, कोई शोरगुल नहीं होता, पेड़ होते हैं, बर्फ से ढके हुए पहाड़ होते हैं। और हमारे यहाँ तो छायावाद के कवि भी हुए हैं, बहुत प्रमुख चंद्र कुंवर भारद्वाज जी, बहुत अर्ली एज में चले गए 28-29 में। वो तो ये कहते थे कि मुझे पहाड़ से ढके ये पहाड़ी प्यारे हैं, बर्फ से ढके ये पहाड़ी प्यारे हैं। तो मुझे भी बंसीकर जी, पहाड़ों के अतिरिक्त मुझे कहीं भाषा ही नहीं। वो अलग बात है, मैं मेरी बेसिक एजुकेशन पूना में हुई, मैं समुद्र के किनारे भी रहा, गोवा भी गया हूँ और बीचेस भी देखे हैं। लेकिन जो सुकून पहाड़ों में है, और जो ऊंचाई में, जो तुंगता, जो एल्टीट्यूड में जाके जो आध्यात्म अनुभव होता है, उसको आप कहीं भी अनुभव नहीं कर सकते। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, लेकिन जब हमारी बात हो रही थी तब आपने एक चीज और बताई थी कि पहाड़ों में बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है। हालांकि आप लोग तब भी उतनी संतुष्टि से अपनी जिंदगी जीते हैं, लोग उतने ही खुश रहते हैं और अपनी लाइफ से वो सेटिस्फाइड रहते हैं बहुत ज्यादा, पर फिर भी आज भी पहाड़ों में उतनी सुविधाएं नहीं आ पाई है। क्या कहना है आपका इस जी, बारे में? आपको क्या लगता है कि ये सब क्यों है? बेसिकली मैम जो है, पहाड़ों का जीवन कठिन तो है ही, पहाड़ का आदमी मजबूत भी है कि कठिनाई के कारण। अ, होता क्या है, दरअसल लोग जो है घूमने के लिए कुछ दिन पहाड़ में आना चाहते हैं, एक वीकेंड में आना चाहते हैं, 1-2 दिन बिता के पहाड़ से निकल जाना चाहते हैं। तो उस दौरान उन्हें पहाड़ की खूबसूरती दिखाई देती है, पहाड़ के अच्छे लश ग्रीन जो उनको चारों तरफ दिखाई देता है, उनको बर्फ दिखाई देती है और उनको कुछ एक सुकून दिखता है जो कि शहर में नहीं है। लेकिन शहर के बाद जो लोग पहाड़ में रहते हैं, वहां पे इतनी अच्छी जो है मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। अगर हम प्रमुख हिल स्टेशनों को छोड़ दें तो बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं है और बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं है, सड़कें बहुत अच्छी नहीं है। तो जो लोग वहां पे परमानेंटली रहते हैं, जो लगातार वहां पे रहते हैं, उनको बहुत कठिनाई भरा जीवन वहां पे जीना पड़ता है। लेकिन बावजूद उसके वो अपने पहाड़ों से प्रेम करते हैं, उस प्रकृति से प्रेम करते हैं और उनके स्वभाव में झलकता भी, वो बहुत सरल हैं, वो बहुत साहसी हैं और प्रकृति के प्रति वो बहुत ही ज्यादा सकारात्मक है। प्रकृति उनकी सोच में है, प्रकृति उनके कार्यों में झलकती है। और जब आप उनसे मिलेंगे पहाड़ के लोगों से, तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम बाहर के लोगों से मिल रहे हैं, इतनी आत्मीयता से मिलते हैं। तो ये सब पहाड़ के माहौल का ही असर होता है। बहुत खूबसूरत सर। तो सर, आप इंडिया में बहुत जगह घूमे हैं, आपने जी। जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा। आपकी फेवरेट जगह कौन सी है जहां से आपकी बेस्ट मेमोरीज जुड़ी हैं पूरे इंडिया में? नो आपका डाउट, बेस्ट प्लेस? नो डाउट, सिक्किम। सिक्किम, क्यों सर, क्या स्पेशली ऐसा क्या गैंगटॉक। था सिक्किम के बारे में? सिक्किम में जो वहां पे झीलें हैं मैडम, ऊंचाई पे इतनी खूबसूरत झीलें हैं, वहां के लोग इतने सरल हैं और आपको वहां हरियाली के साथ साथ बिल्कुल इस तरह के बिल्कुल नेक जो है बड़े बड़े पहाड़ियां मिलेंगी, जहां पे बिल्कुल आध्यात्म आपके अंदर अपने आप ही स्वतः ही आ जाता है। आपको लगता है कि जीवन की नश्वरता का भान आपको वहां पे हो जाता है। और इसके साथ साथ ही जब आप वहां पे प्रकृति को देखते हैं, तो एक तरफ प्रकृति होती है और एक तरफ जीवन की नश्वरता होती है। और सिक्किम इतना खूबसूरत स्टेट है, साफ सफाई से लेकर, देशभक्ति से लेकर, वहां के लोगों के अंदर, वहां की सड़कें देखिएगा, वहां के लोगों का व्यवहार देखिएगा। और नॉर्दर्न सिक्किम मैडम बिल्कुल हेवन है। तो मैं बहुत सारी जगह, मेरा बर्थ जो है भले उत्तराखंड में हुआ है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन महाराष्ट्र में हुआ है और पूरा रोम किया है पहाड़ी क्षेत्रों में। लेकिन जो बात सिक्किम में है,
वो किसी भी अन्य राज्य में नहीं। ठीक है, अब तो जाना पड़ेगा घूमने। बिल्कुल जाइएगा। ठीक है, तो धर्मेंद्र जी आप एक टीचर हैं, राइट? तो आपको पता है एक टीचर का क्या इम्पैक्ट होता है बच्चों की लाइफ में जब वो बड़े हो रहे होते हैं, बहुत ही महत्व रोल प्ले करते हैं वो। जी। आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना कि आपको एक टीचर ही बनना है? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गो फॉर दिस? मैम इंटर जब मैं इंटर कर रहा था तो डॉक्टर बायोलॉजी के टीचर होते थे। तो अभी हम जब क्लास में जाते थे तो उससे पहले उनका बहुत ही अच्छा ड्राइंग बनाया होता था, कलरफुल ड्राइंग बायोलॉजी का बोर्ड के ऊपर। और वो चीजों को इतने अच्छे से डिस्क्राइब करते थे कि कहीं ना कहीं जो अंतस में डॉक्टर बीएस नेगी जी और मेरे स्वयं के जीएस जी हैं डॉक्टर एन एस डिस जी, इतने अच्छे से चीजों को एलेबोरेट करते थे कि कहीं हम मेरे अंत मन के अंतरतल में ये चीज बिल्कुल समा गई कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। और चूंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, और जैसा जैसा आप सोचते हैं, पढ़ते हैं, गुनते हैं, वो आपके शिक्षण का तरफ आ जाता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस प्रोफेशन को चुनूं कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, इतना घूम रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसको मैं डिलीवर कर सकूं उन बच्चों को जो कि अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। और रियली मैं अपने जॉब से बहुत सेटिस्फाई हूँ। ये मेरे लिए एक मेडिटेशन भी है। जब मैं अपनी क्लास में होता हूँ तो मैं अपनी सुध बुध विसरा देता हूँ, मुझे केवल बच्चे और अपने बीच का इंटरेक्शन दिखता है और घंटों में पढ़ा सकता हूँ। मैं यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग सेंटर बीआरसी में 16 साल एज ए कोऑर्डिनेटर रहा, और मैंने उसको पूरा एंजॉय किया अपने जॉब को। क्यों? क्योंकि वहां पे सब कुछ ट्रेनिंग को लेके था, पढ़ने को लेके था। और मैं लाइफ के एंड तक पढ़ता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, घूमता रहूंगा, लिखता रहूंगा। मैं बहुत ही प्यारा बोला सर आपने। आई होप आप ये सब करो। एंड मतलब रिवॉर्डिंग लगता होगा ना आपको जब आपके स्टूडेंट्स वापस आकर आपको बताते होंगे। इट्स अ वेरी जी रिवॉर्डिंग फुलफिलिंग जॉब। जी। और बहुत सेटिस्फेक्शन होता है, बच्चों के चेहरे से झलकता है जब उनको चीजें समझ में आती हैं और उनको गहराई से वो चीजें समझ में आती है, तो आश्चर्य निश्चित भाव से देखते हैं कि हमने ये पहले भी अपने जीवन में देखा है, लेकिन हमने इस गहराई से इस चीज के बारे में सोचा नहीं था कि ये लॉ यहाँ पे यूजफुल होगा। या ये उसके बाद बच्चे तो मेरे साथ कभी कभी मजाक भी करते हैं, जी सर आप साइंस के टीचर हैं और आप चौबीसों घंटे हमसे कविता की बातें करते रहते हो, तो आप कविता के बारे में सोच कैसे लेते हैं? तो मैंने कहा मैं आपको ये आर्ट भी सिखाऊंगा कि स्पिरिचुअलिटी और जो आपकी फिजिकल लाइफ है उसके बीच बैलेंस कैसे रखना। अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपके अंदर स्ट्रेस आने लगेगा, चीजों को लेके आप जो है बहुत ओबेसिटी आपके अंदर होगी। तो पोएम्स जो है, नेचर आपको उसके अंदर बैलेंस करना सिखाता है और लाइफ को आप पूरा एंजॉय करते हैं ये सोचते हुए कि एक दिन जब इस दुनिया से चले ही जाना है, कुछ भी चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं है, तो आप इसको पूरे अच्छे से एंजॉय करें। अपने बच्चों को भी ये समझाएं कि आपको जो रोल दिया गया है ईश्वर के द्वारा उसको अच्छे से आप एंजॉय करके जाएं दुनिया। बिल्कुल सर। तो सर आपने बताया था आपकी दो बेटियां भी हैं। क्या उन्होंने जी आपकी ये किताब पढ़ी है? बिल्कुल। और किताबें पढ़ने से, पब्लिश होने से पहले, खासकर मेरी बेटियां हैं जो इस समय एमबीबीएस करने के बाद आजकल इंटर्नशिप कर रही हैं दून हॉस्पिटल में, देहरादून में। तो उसको मैं लगातार पोएम भेजता हूँ। उन्होंने भी जो है, उसने भी अपने लिए जो है इस समय तक वो 6-7 पोएम लिख चुकी हैं। तो कहती है पापा आप कितने अच्छे से लिखते हैं और मुझे बड़ा आपके ऊपर प्राउड फील होता है कि आप मेरे पापा हैं। और मतलब इतना डेप्थ है आपके अंदर कि आपके अंदर लगता है कि कभी कभी मम्मी छुपी हुई है। तो मैं भी कहता हूँ बेटा कि प्रत्येक पुरुष के अंदर एक स्त्री छुपी होती है। प्रत्येक मानव के अंदर, और खासकर पुरुष सोचते हैं कि हमारे अंदर स्त्री नहीं है, लेकिन हर एक पुरुष के अंदर भी एक स्त्री है। हमें उस स्त्री को पहचानने की जरूरत है। और जब हम उस स्त्री को टच कर लेते हैं तो हमारा समाज के साथ जो लिंक है, उसके साथ जो हमारा कनेक्शन है, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। कोई भी आपको बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। आपको अपने अंदर के स्त्री को पहचानने की जरूरत है। जी सर, बिल्कुल। तो आपके कोई और प्लान थे इस बुक के बाद भी? आपने मतलब आप ये बुक पब्लिश करी है, क्या आप और लिखना चाहते हैं? आप और अपनी बुक्स पब्लिश कराना चाहते हैं लोगों को पढ़ाने के लिए? जी अभी तो मेरे जो है पाइपलाइन में 3 जो है बुक और है। अभी जो है संस्कृति के विभिन्न बिंब आपके ही पब्लिकेशन से छपने वाली है 27 दिसंबर को, बड़ी बिटिया के जन्म दिवस पर।
छोटी अरे बिटिया का जन्मदिन 17 अप्रैल को। जी जी। और 17 अप्रैल को छोटी बिटिया का जन्मदिन है, तो वहां भी एक बुक छपने वाली है, और एक गढ़वाली पोएम की बुक जिसमें कि लगभग 35 पोएम है, वो भी छपेगी। तो लगभग 4 बुक तो तैयार है ही है। और इस जाड़ों से एक रोमांटिक नोवेल भी स्टार्ट करना है, दिमाग में है, और जो दिमाग में है वो करके दिखाता हूँ। आज तक तो मुझे यही रहा है ईश्वर की कृपा से। तो नोवेल में भी हाथ आजमाएंगे दिसंबर। बिल्कुल सर, ऑल द बेस्ट। वैसे हमारे पास ये सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है, ऑडियंस आपसे ये बहुत ज्यादा पूछ रही है कि आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं। जी, मैं उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल से हूँ। नीलकंठ आपने सुना होगा, भगवान शिव का एक प्रसिद्ध स्थल है, पूजा स्थल है। तो वहां से मैं हूँ। यमकेश्वर ऋषिकेश से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। आध्यात्म नगरी है, ऋषि नगरी है ऋषिकेश। और उससे 45 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गांव है, जहाँ मेरा नेटिव प्लेस है। लेकिन जो मेरा इस समय स्थायी निवास है, मैं कोटद्वार में हूँ। और कोटद्वार कहें तो माइथोलॉजिकल किंग भरत का नाम तो सुना ही होगा, शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र, जिनके नाम पे ये भी कहा जाता है कि इस देश का नाम भारत पड़ा। तो वो प्लेस जो है मेरे घर से बमुश्किल 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं कोटद्वार से हूँ, और इट इज सिचुएटेड इन द लैप ऑफ माउंटेन्स। दिस इज अ ब्यूटीफुल सिटी। और आइएगा, आपका स्वागत रहेगा। बहुत ही खूबसूरत शहर है, छोटा शहर है, सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। बहुत ज्यादा गलियां नहीं है, बहुत ज्यादा चौराहे नहीं है, तो अपना अपना सा लगता है हर समय। बिल्कुल सर, बहुत जल्दी आएंगे आपसे मिलने। सर ये मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। क्या आपको गढ़वाली आती है, मतलब भाषा बिल्कुल, वहाँ मैं की। गढ़वाल। जी, मेरा मानना है कि यदि आप अपनी जड़ों से नहीं जुड़े हुए हैं, तो फिर वो व्यक्तित्व तो कहीं ना कहीं उखड़ जाएगा जब समय के थपेड़ों में। और अगर आप अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से बहुत गहरे से जुड़े हैं, तो आपका जो पर्सनैलिटी होता है वो सही से आपको रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी जी संस्कृति, सर। जिसमें की भाषा सबसे प्रमुख है, वो सबसे बड़ा तत्व है आपके व्यक्तित्व का। तो मुझे तो गढ़वाली आती है, और मैं तो कोशिश करता हूँ कि और भी भाषाओं को सीखूं, कुमाऊनी सीखूं, इसके अलावा पंजाबी सीखूं। क्योंकि भाषा तो जो है वो केवल हमारे लिए संपर्क का माध्यम है, तो संस्कृति को कालखंड के विभिन्न धरातलों पर अटकेली करती हुई नदी है वो तो। भाषा से तो किसी का बैर ही नहीं है, हमें तो ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखनी चाहिए। तो सर, क्या बॉलीवुड का एक डायलॉग, शाहरुख खान जी का एक डायलॉग, बहुत ही फेमस डायलॉग है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती, क्या आप प्लीज मेरे को गढ़वाली में बोल के दिखा सकते हो। अच्छा, तो शाहरुख के डायलॉग को आप मुझसे गढ़वाली में बनवाना चाह हाँ रहे हैं? जी सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। छुट्टी छुट्टी शहरों में यानी बड़ बड़ बात होना रन सेनोरिटा। बहुत ही प्यारा था सर ये, बहुत ही प्यारा। बहुत बहुत प्यारी भाषा लग रही है सुन के। जी, बहुत मिठास है गढ़वाली, कुमाऊनी। और बहुत ही अच्छा लैंडस्केप है यहाँ का, खासकर कुमाऊं का। इतनी स्थित हिल नहीं है, इतना वो नहीं है। आप आइए, अवश्य आइए। कुमाऊं में बहुत ही अच्छा घूमने को है। और जब आप गढ़वाल में आएंगे तो पहाड़ियां कुछ ज्यादा खड़ी हैं, स्टीप स्लोप है, लेकिन बहुत खूबसूरती है इस पहाड़ के अंदर। और पहाड़ के लोग जितने सरल हैं, जितनी जीवटता उनके अंदर है, मैं ईश्वर देखता हूँ। सीधे सीधे कहूँ तो मैं पहाड़ के लोगों के अंदर ईश्वर देखता हूँ, और प्रकृति देखता हूँ। और मैं कभी भी जब मैं ईश्वर की कल्पना करता हूँ, तो मेरे अंदर, मैं पहाड़ के रूप में और पहाड़ की प्रकृति के रूप में ईश्वर की कल्पना मैंने की है। और मेरी कविताओं में प्रकृति ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है। और प्रेम को जीना ही, प्रेम को सोचना ही, प्रेम में रहना ही जीवन है। इसके अलावा जीवन कुछ भी नहीं। काश एक दिन मैं बड़ी होकर मतलब आपके जितना विजडम आ पाए सर, मैं बस इस चीज का विश कर सकती हूँ मैं। नहीं, तो ऐसा कोई विजडम नहीं है, समय के साथ सब कुछ आ जाता है। 51वां हमें लग चुका है, तो जिंदगी का आधे से ज्यादा सफर कट गया है। तो जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसानी से हम अध्ययन करते हैं, वो हमारी बातों में आता है। और आप तो भी बहुत छोटी है, और इतने अच्छे से प्रोग्राम को जो है होस्ट कर रही है, तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो अब हमारे लाइव के अंत की तरफ आते हुए आप क्या कहना चाहते हो ऑडियंस को, कि ऑडियंस ये बुक क्यों पढ़े आपकी बुक। अंशिका जी, इस आपाधापी की दुनिया में लोग अपने काम पे जुटे हुए हैं। लोग जो है 24 घंटे एक वर्क कल्चर में रहते हैं, ऑफिस जाना, घर आना। और कहीं ना कहीं जो ये हेक्टिक शेड्यूल है, धीरे धीरे
जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनकी सोचने का जो स्टाइल है, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज ला देती है। और वो जीवन में एक रास्ता आ जाती है, मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, हम लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, और जिस काम को फिर हम करते हैं धीरे धीरे उससे भी हमारे मन में विरक्ति शुरू होने लग जाती है। लेकिन जब हम किताबें पढ़ते हैं तो किताबों का एक सबसे बड़ा लक्षण यह है कि जो हम पढ़ते हैं उसका इमेजिनेशन होता है, उसके चित्र बनते हैं हमारे दिमाग में, उन चित्रों का जो हमारा पढ़ा गया उससे मैपिंग होता है। तो न इससे हमारी कल्पना जो है समृद्ध होती है, हम जो है एक बहुत ही अच्छा इमेजिनेशन कर पाते हैं, और लाइफ की बहुत कठिन परिस्थितियों में भी जब हमें आगे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, तो यही इमेजिनेशन पावर, यही जो पॉजिटिवनेस है, हमें उस पिक्चर को दिखाती है कि हम जो इससे कैसे पार पा लेंगे। इसके अलावा ये आपके अंदर शांति लाती है, सुकून लाती है, स्पिरिचुअलिटी लाती है, और एक बैलेंस पैदा करती है। तो लोगों को इस किताब को इसलिए पढ़ना चाहिए कि मैंने हमेशा जो महसूस किया है, किसी भी टैबूज के कारण, जो टैबूज है सोशल टैबूज, कभी भी मैंने अपनी पोयम में ये कोशिश नहीं किया कि मैं उनको रोकूं। मैंने हमेशा अपने को खुले से जो है प्रकट किया है। प्रेम है, समर्पण है, डेडिकेशन है, आध्यात्म है, रोमांच है, रहस्य है, प्रकृति है, स्त्री गरिमा है, और इससे भी बड़ी बात कि घुमक्कड़ी है, पूरा पहाड़ है। इसलिए आप मेरी जीवन रागिनी किताब को पढ़िए। बिल्कुल सर, मैं तो घर लेकर जाने वाली हूँ ये बुक, मुझे पता है। जी। तो सर मेरा आखिरी सवाल, आपका ब्लू रोज के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप क्या बताना चाहेंगे हमारे साथ, कैसा लगा आपको? Blue Rose, they are fantastic people. Since the very first day, I have had a talk with Sarah. Yeah, Sarah. She is a nice girl, और बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया। उसके बाद मेरी प्रोजेक्ट मैनेजर रही साक्षी, जब भी मैंने फोन किया तो मैंने फोन उठाया, बातें की, बीच बीच में थोड़ा डिस्कशन भी हुआ था, उनको लगा शायद ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, लेकिन उसके बाद जब वो मेरे से फैमिलियर हो गई तो बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनके साथ बातें होती रही। मैंने आपके जो शहीद अरशद सर है, उनसे बात की, उन्होंने भी फोन उठाया। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि एक पब्लिशर के ये पब्लिशिंग हाउस है, उसके जो चीफ हैं, वो कितने आराम से आपसे बात कर रहे हैं, और डिनर टाइम था उनका वो रात का। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे को ये 5 सितंबर को ये बुक पब्लिश चाहिए, मेरा डेडिकेशन है, मेरा किसी से ये जो है वायदा है कि मेरे को 5 सितंबर पे पुस्तक छपवानी। तो वो कह रहे थे नेगी जी, अच्छा वो आपने मुझे कह दिया, 12 दिन रह चुके हैं, लेकिन मैं आपकी बुक को 5 सितंबर को ऑनलाइन कर दूंगा, ये मेरा आपको। तो मेरे लोगों से कहना है, ब्लू रोज पब्लिशर दे आर वेरी डेडिकेटेड, और बहुत विश्वसनीय लोग हैं। दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़े लोग हैं। और मैं जब अपनी बुक की हार्ड कॉपी लेने भी गया तो बहुत ही वार्म वेलकम उन्होंने किया, बहुत ही अच्छे से मिले, पूरा टाइम दिया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ब्लू रोज पब्लिशर बीइंग एज अ फर्स्ट पब्लिशर फॉर मी। और मैं एक न्यू राइटर हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि मुझे पब्लिशिंग में कोई दिक्कत आई है अपनी बुक को। तो इसीलिए मैं अपनी सेकंड बुक में भी जो है सेकंड बुक को भी जो है ब्लू पब्लिशर के साथ ही पब्लिश करवाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और इस लाइव में आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, इतनी इंसाइट्स मिली है ना मुझे, एंड आई एम श्योर टू द एंटायर ऑडियंस। थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ आने के लिए। थैंक यू वंशिका जी। हाँ जी। और मैं बाकी सबको ये बताना चाहूंगी कि सर की बुक जीवन रागिनी इज लाइव ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट एंड ब्लू रोज स्टोर्स। तो आप अभी यहाँ से जाने के बाद बुक देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और वंशिका जी, किंडल पे, गूगल प्ले पे जो है ई बुक भी जो है उपलब्ध है। जी सर, बिल्कुल। तो Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लू रोज एंड गूगल बुक्स, हर जगह बुक अवेलेबल है जीवन रागिनी। तो बिल्कुल जाइएगा एंड बुक चेकआउट करके आइएगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस लाइफ में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वंशिका, आई एम थैंकफुल टू यू, एंड पूरा जो है ब्लू रोज पब्लिकेशन का मैं जो है इस लाइव सेशन में जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे आपने खुशी से भर दिया है, विश्वास से भर दिया है, और ये विश्वास ही है
जो मानवीय संबंधों को जो है मजबूत बनाता है और ये विश्वास पैदा करता है हमारे अंदर कि बहुत कुछ इस दुनिया में अभी अच्छा है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। Thank you, and thank you to everyone else who joined. Go check Jeevan Ragini out, and if any of you want to publish your books, then you can just call us at 8882-898-898 or visit our website bluerose1.com. Thank you so much, and मिलते हैं थैंक आपसे यू। अगले हफ्ते बहुत जल्द एक नए ऑथर के साथ, एक नई कहानी के साथ। Thank you so much. थैंक यू।